बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा चैप्टर में वो है बुलियन लॉज। बुलियन लॉज में मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों वो सिंप्लीफिकेशन के आते हैं। मतलब जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ी है ना, अलजेब्रा में क्या कहते हैं कि भाई आपको एक इक्वेशन दे देंगे, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे या क्यूबिक इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे इनको सिंप्लीफाई करके इसके रूट्स निकालो, सॉल्यूशंस निकालो या छोटा करो सिंप्लीफाई करके। सेम केस बुलियन अलजेब्रा में भी है कि आपको बुलियन अलजेब्रा के बुलियन लॉज के टॉपिक पे मेनली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि आज सारे बुलियन लॉज को अच्छे से समझना और फिर उस पे क्वेश्चंस को देखना कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं अब समझते हैं बुलियन लॉज को और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं। तो बच्चों ये हैं सारे बुलियन लॉज जो आज हमें पढ़ने और समझने हैं और फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने हैं। ठीक है, तो एक एक करके पहले हम सारे लॉज को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इनके क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, चल तो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बुलियन लॉज। ठीक है, अब बुलियन लॉ में आपको जो पहला लॉ दिया है बच्चों, उस लॉ का नाम है आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब आइडेंटिटी लॉ में टोटल दो लॉज हैं। क्या कहते हैं वो दोनों लॉज? वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक बुलियन टर्म है से ए, मैं यहाँ पे ए से डिनोट कर रहा हूँ, वहाँ पे एक्स लिया हुआ है उन्होंने, कंफ्यूज मत होना। एक बुलियन अलजेब्रा टर्म है, मान लो ए, उसमें अगर हम जीरो ऐड कराते हैं, किसी भी बुलियन टर्म में अगर आप जीरो ऐड कराते हो तो आंसर में वही बुलियन टर्म आ जाती है। और आप नॉर्मली भी जानते हो कि अगर मैथ्स के भी किसी नंबर में अगर आप जीरो ऐड कर दोगे तो आंसर में वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी बुलियन टर्म में से ए ही है वो बुलियन टर्म, वन का डॉट कराते हो, डॉट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई या एंड ऑपरेटर, तो भी आंसर सेम ही आ जाता है बच्चों, दैट इज ए दैट। और आपको पता भी है कि किसी नंबर में वन मल्टीप्लाई हो तो सेम ही नंबर आता है। ठीक है, तो पहला लॉ था आइडेंटिटी लॉ। अभी मैं इनको यूज करना सिखाऊंगा क्वेश्चंस में कि ये लॉ कैसे यूज होंगे, तो पहले लॉ समझ लो सारे। आइडेंटिटी लॉ के बाद बच्चों आता है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ, और कॉम्प्लीमेंट लॉ को आप कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ भी कहते हो, कहीं कहीं बुक्स में ये लिखा होता है कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है बच्चों? ये लॉ कहता है कि अगर एक बुलियन टर्म है ए और उसमें आप ए का बार ऐड कराते हो, क्या ए का बार, तो वो वन के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है? वन के इक्वल। और एक बुलियन टर्म है ए और उसमें अगर आप ए का बार डॉट कराते हो तो वो जीरो के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कई बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा, क्या सर ये लॉज जो हैं ये लॉ बस हमें रट लेने, क्या इनका कोई प्रूफ नहीं है? क्योंकि हमने तो यही सुना है कि कोई चीज़ अगर लॉ होती है तो उसे प्रूफ भी करा जा सकता है। तो बच्चे बिल्कुल, आपने पढ़ा है ना ट्रुथ टेबल, आप इससे ट्रुथ टेबल से करो, प्रूफ हो जाएगा ये कि ए प्लस ए बार वन के इक्वल आ रहा है। मैं एक करके दिखा देता हूँ, बट मैं सारे नहीं करूँगा, बाकी आप खुद कर लेना क्योंकि आप ट्रुथ टेबल पढ़ चुके हो। इधर देखो, मैं कॉम्प्लीमेंट लॉ को ही प्रूफ करके दिखाता हूँ। मान लो एक बुलियन टर्म है ए, तो भाई एक बुलियन टर्म्स की दो टर्म्स होती हैं, दैट इज जीरो और वन। तो हमें चाहिए ए बार, क्योंकि ए बार भी हमारे पास, तो ये हो जाएगा वन और जीरो। अब जरा ए और ए बार को ऐड करो, ए प्लस ए बार प्लस करना जरा, तो जीरो और वन वन होता है और वन और जीरो वन होता है। तो ए प्लस ए बार का जो रिजल्ट आया उसमें दोनों वन है, देखो दोनों वन है, तो हम कह सकते हैं कि ये वन के इक्वल आ गया, क्या? ए प्लस ए बार। देखो, और अगर मैं यहीं ए डॉट ए बार करने जाऊँ मल्टीप्लाई, तो जीरो इंटू जीरो क्या, वन क्या होता है? जीरो, और वन इंटू जीरो भी क्या होता है? जीरो। तो देखो ये किसके इक्वल आ गया? जीरो के इक्वल आ गया कि नहीं, क्योंकि इसकी दोनों बुलियन टर्म्स क्या है? जीरो है। तो फाइनली समझ आए कि कैसे प्रूफ हो रहा है ट्रुथ टेबल से ये। तो आप सारे लॉज को कर सकते हो, ये तो सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट करके दिखाया मैंने, आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के बाद तीसरा लॉ हमें जो गिवन है, इन्होंने जो दिया है तीसरा लॉ, वो लॉ है बच्चों डोमिनेंट लॉ। ठीक है, सॉरी आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, अब आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि अगर एक बुलियन टर्म है ए, उसमें आप ए को ही ऐड कर देते हो, नॉर्मल ए को, मतलब बार नहीं है, ये नॉर्मल है। जैसे कॉम्प्लीमेंट में तो हमने ए बार किया था, बट इसमें नॉर्मल, तो आंसर में वही बुलियन टर्म आ जाती है। मतलब ए प्लस ए किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। और ए डॉट ए भी किसके इक्वल होता है बच्चों? ए के इक्वल होता है। ये आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर आप सेम बुलियन टर्म्स के सेम को मल्टीप्लाई करोगे या ऐड करोगे तो आंसर सेम बुलियन टर्म आएगी। आइडेम्पोटेंट लॉ के बाद आपका चौथे नंबर का लॉ आता है, फोर्थ नंबर, वो आता है बच्चों डोमिनेंट लॉ। अब डोमिनेंट लॉ क्या कहता है? डोमिनेंट लॉ ये कहता है कि अगर कुछ किसी बुलियन टर्म में आप प्लस वन करते हो, क्या करते हो बच्चों? प्लस वन करते हो, तो आंसर में हमेशा वन आएगा। और अगर किसी बुलियन टर्म में मल्टीप्लाई बाय जीरो करते हो तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। क्लियर हुई बात?
तो ये भी हमें याद रखना है कि a प्लस 1 1 के इक्वल होता है और a डॉट 0 0 के इक्वल होता है। डोमिनेंट लॉ के बाद पहले ये 4 लॉ क्लियर सबको, क्योंकि मैं पेज चेंज करने वाला हूँ। आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट, आइडेम्पोटेंट और डोमिनेंट। नेक्स्ट लॉ नंबर 5। लॉ नंबर 5 है आपका इनवॉल्यूशन लॉ। एक बहुत ही अच्छा लॉ है ये, इनवॉल्यूशन लॉ। ये लॉ क्या कहता है, इसमें एक ही लॉ होता है। ये लॉ कहता है कि अगर एक बूलियन टर्म है ए, तो उसके बार का बार कर दिया जाए, अगर बार का डबल मतलब डबल बार कर दिया जाए, तो वो वापस से ए के इक्वल हो जाता है। और लॉजिकली सोचो भी बच्चों, जैसे ये मेरा हाथ है, मैंने ऐसे ऐसे रखा हुआ है अभी, तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, 180 रोटेट कर, मतलब रिवर्स कर देता हूँ एक बार कहता हूँ, तो ये हो गया भाई, ऐसे हो जाएगा मेरा हाथ। और अगर मैं इसे दोबारा रिवर्स कर देता हूँ बच्चों, वापस से, अब चाहे इस डायरेक्शन में रिवर्स करो चाहे इस डायरेक्शन में रिवर्स करो, वो वापस से वही जगह ले लेगा जैसे था वो। देखो इनिशियल स्टेज पे आपका हाथ ऐसे है, आप एक बार रिवर्स करते हो, फिर एक और बार रिवर्स कर देते हो, तो आप देखते हो कि वापस से वो वैसा ही हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इनवर्स ही तो होता है ना। तो अगर आप एक बार ए को रिवर्स कर रहे हो और फिर दोबारा ए को रिवर्स कर दे रहे हो, बार का बार कर दे रहे हो, तो वो वापस से ए के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट 6th लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। बहुत इजी सा लॉ है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के इक्वल होता है। अगर दो बूलियन टर्म है a और b, तो a और b का जो भी आंसर आएगा एडिशन का, वही b और a का आएगा, और a डॉट b जो है वो b डॉट a के इक्वल होता है। तो ये इजी सा लॉ है, हम 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं लॉ मैथ्स में, तो ईजी है। आगे चलते हैं 7th एसोसिएटिव लॉ। ये भी हमने बचपन में कहीं ना कहीं सुना है, क्योंकि 10th तक तो मैथ्स सभी ने पढ़ी है ना भाई, तो ये भी लॉ कहीं ना कहीं सुना होगा। दैट इज एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, पहला लॉ उसका, a अगर प्लस b प्लस सी हो रहा है, मतलब b प्लस सी पहले हो रहा है बाद में a प्लस हो रहा है, तो वो इक्वल होगा अगर a प्लस b पहले हो रहा है और प्लस उसके साथ c हो रहा है, तो इक्वल होगा। और यही डॉट के लिए भी सेम रूल चलता है, a डॉट b डॉट c अगर हो रहा है तो वो इक्वल होगा a डॉट b पहले डॉट c के। होप सभी को एसोसिएटिव लॉ भी क्लियर। 7th लॉ कोई डाउट। नेक्स्ट 8th लॉ हमारा एसोसिएटिव। अब बच्चों यहाँ से जो लॉ शुरू हो रहे हैं अब 8th वाले नंबर से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं, यूज होते हैं। तो 8th लॉ है आपका, सबसे पहले इन्होंने बताया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपसे कहता है कि अगर आप x डॉट, x हटाओ, मैं ए बी की टर्म्स में बताता हूँ, अब सारे ए बी की टर्म्स में करते हैं तो ए से ही करते हैं, a डॉट b प्लस सी करते हो, तो ये अलजेब्रा कैसे खुलता है भाई, a इससे भी मल्टीप्लाई होगा और a c से भी मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा a डॉट b प्लस a डॉट c। a डॉट b प्लस c का आंसर होगा a डॉट b, a पहले b से मल्टीप्लाई होगा प्लस a c से मल्टीप्लाई होगा। पहला लॉ तो ये था। और दूसरा लॉ ये था कि अगर आप a प्लस b इंटू सी करते हो, क्या करते हो बच्चों, a प्लस बी इंटू सी करते हो, तो इसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। क्या आप लिख सकते हो, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। क्या बोला उन्होंने, अगर हम a प्लस बी इंटू सी लिखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव के दो लॉ थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैं लिख भी देता हूँ कि इंपॉर्टेंट लॉज हैं, a को b प्लस सी से और a प्लस बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। ठीक, इनको भी चाहो तो आप ट्रुथ टेबल से प्रूफ करके देख सकते हो बच्चों, ट्रुथ टेबल आपको आती है, आप वेरीफाई कर सकते हो और सेम आएगा, देखना आंसर, ठीक है, इक्वल आएगा मतलब। 9th लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद डी मॉर्गन्स, भाई ये लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि अगर a प्लस बी है और उस a प्लस बी का होल बार है, होल बार बच्चों, होल बार, होल कॉम्प्लीमेंट, तो वो होता है a बार डॉट b बार के इक्वल। और अगर a डॉट b है और उस डॉट का होल बार है, तो वो होता है a बार प्लस b बार के इक्वल, वो होता है a बार प्लस b बार के इक्वल। ये भी डी मॉर्गन्स के दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई जगह इनका यूज होता है। और डी मॉर्गन्स तो बच्चों ऐसा लॉ है कि डायरेक्ट भी आ जाता है कभी कभी, मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा सिंप्लीफाई का, सीधा बोल देंगे स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ को अपनी प्रायोरिटी पे रखना पड़ते वक्त, ठीक है।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया, डी मॉर्गन्स भी हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने 10th लॉ पे। ठीक, तो 10th लॉ है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। कौन सा लॉ? एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है? कहता है कि अगर एक बुलियन टर्म है ए प्लस वाई ए डॉट बी, मतलब ए प्लस ए बी है ये, या ए प्लस बी सी नहीं है, या ए प्लस ए बी है, तो ये इक्वल होता है ए के, ए प्लस ए बी इक्वल होता है ए के, और ए डॉट ए प्लस बी, ए डॉट ए प्लस बी, ए डॉट ए प्लस बी भी इक्वल होता है ए के। ध्यान से सुन लो फिर से, ए प्लस ए डॉट बी इक्वल होता है ए के, और ए डॉट ए प्लस बी भी इक्वल होता है ए के। ये एब्जॉर्प्शन लॉ था। अब बच्चों एक लॉ इसमें लिखा नहीं है, बट वो मैं बता देता हूँ, लॉ ऑफ कॉमन आइडेंटिटी कहते हैं उसे, लॉ ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। वो लॉ इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि वो लॉ ना कई बार पेपर में आ जाता है। लॉ ऑफ कॉमन आइडेंटिटी हेडिंग है इसकी। वो लॉ होता है ए प्लस ए बार बी, जैसे ये ए प्लस ए बी था ना बच्चों, तो हमने ए बोला उसे, बट मैं क्या कह रहा हूँ, ए प्लस ए बार बी वो ए प्लस बी के इक्वल होता है। ये भी ध्यान रखना, ये लॉ ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि भाई इसका यूज़ भी 90% क्वेश्चंस में होता है। कौन सा? ए प्लस ए बार बी वाला का लॉ ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। तो बस ये 11 लॉज हैं जो आपको याद कर लेने हैं बुलियन लॉज में। बच्चे याद करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक याद नहीं करोगे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अब मैं आप लोगों को कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं बुलियन लॉज पे, और कैसे बुलियन लॉज का यूज़ करके उसे सिंप्लीफाई करा जाता है। ठीक है, हम एक एक करके एक क्वेश्चन करेंगे। मैंने क्वेश्चंस की एक शीट निकाल रखी है, ठीक, तो वहाँ से मैं क्वेश्चंस लिखूंगा और फिर हम आंसर समझेंगे। ठीक, चलो लॉज को मैं हटा देता हूँ। लॉज आप लोगों ने होप नोट कर लिए होंगे। अब ये रहे हमारी क्वेश्चंस की शीट। ठीक है, मैं एक एक करके पहले एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं इसे खुद से, और आप समझोगे सारे लॉज को। ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन 1 है सिंप्लीफाई। हालांकि इस शीट में सॉल्यूशंस है, तो किसी को अगर चाहिए होगी शीट तो मुझे बता देना, मैं PDF करके भेज दूंगा उसे। ठीक है, तो आपको जो बुलियन टर्म दी है एफ ए बी प्लस बी सी प्लस बी बार सी, यही दी हुई है, बी बार बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब मैं इसे हटा देता हूँ और हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो मुझे एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहले लास्ट की 2 टर्म्स को देखो, इन 2 टर्म्स को। सर आप इन दोनों को क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि इन दोनों में से अगर मैं बी कॉमन ले भी लूँगा तो अंदर ए प्लस सी आ जाएगा, जिससे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मैं बेटर ये है कि इन दोनों को कॉमन ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे बी प्लस बी बार आएगा जिसे मैं बदल सकता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं इन दोनों टर्म्स को देखता हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं छोटा कर रहा हूँ इसे। देखा मैंने, तो ये ए बी को ऐसे ही रहने दो, प्लस इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ बच्चों? सी कॉमन ले सकता हूँ। अब अगर मैं सी कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा बी प्लस बी बार। क्या आ जाएगा बच्चों? बी प्लस बी बार। और ज़रा कॉम्प्लीमेंट लॉ को याद करो। किसको याद करो बच्चों? कॉम्प्लीमेंट लॉ को याद करो। कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता था कि बी प्लस बी बार जो है वो कभी भी किससे मतलब किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस सी लिख सकता हूँ। और रीज़न क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्योंकि बी प्लस बी बार क्या हो जाएगा? 1। पेपर में भी आपको ऐसे लिख के बताना होता है कि कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ठीक है, अब फाइनली इधर आ गया सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, आ गया ना, सॉरी सी प्लस ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए बी प्लस सी। अब इस पे कोई लॉ एक्ट नहीं कर रहा। आप देख सकते हो कि कोई लॉ कोई भी लगा के देख लो, और कोई लॉ अगर एक्ट कर भी रहा है तो वो इसे एक्सपैंड करेगा, छोटा नहीं। सिंप्लीफाई में हमें कोशिश करनी होती है कि हम इसे छोटा करें, छोटा से छोटा करके छोड़ दें, बट ये छोटा इससे ज़्यादा होगा नहीं, तो इसलिए हम इतने ही क्वेश्चन को छोड़ देंगे और हमारा आंसर यही होगा। दैट इज, आप चेक कर सकते हो सॉल्यूशन में कि देखो ए बी प्लस सी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 2, ए प्लस ए बार बी, सीधा यही है ना, ए प्लस ए बार बी, तो मैं डायरेक्टली उसे लिख लेता हूँ, सिंप्लीफाई नहीं लिख रहा, ए प्लस ए बार बी। बच्चों ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसका तो आपके पास डायरेक्ट लॉ है। अभी जो लास्ट लॉ लिखाया था मैंने, क्या लॉ ऑफ कॉमन आइडेंटिटी लिखाया था ना, लॉ ऑफ कॉमन आइडेंटिटी बच्चों। तो सीधी सी बात है, आप तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो सर ये तो ए प्लस बी के इक्वल होगा, क्योंकि आपने अभी लास्ट में लिखाया हमें लॉ ऑफ कॉमन आइडेंटिटी वाला। ठीक है बच्चों, ठीक, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ये वाला
ठीक है बच्चों, चलो ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि a बार b बार c प्लस a बार b c प्लस a b बार, एक मिनट पहले मैं लिख लेता हूँ, a बार b बार c प्लस a बार b, एक मिनट, a बार b c है प्लस a b बार। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे भाई, इन दोनों टर्म्स को मैं पकड़ लेता हूँ क्योंकि इन दोनों में तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो इन दोनों को पकड़ लेता हूँ। तो इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ a बार और c। देखो a बार और c कॉमन निकाल सकते हो, तो इधर बचेगा b बार प्लस b बचेगा प्लस a b बार। ठीक, उसके बाद ये तो 1 हो जाएगा b बार प्लस b, तो अगर ये 1 हो जाएगा तो हो जाएगा आपका आंसर a बार प्लस c और a b बार। अब इसमें मैं कोई भी आइडेंटिटी देख लूँ, ना कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, ना कोई आइडेंटिटी लगा के कोई बात बन रही है हमारी, तो हम इतना ही आंसर छोड़ देंगे। मतलब जब भी आपके सॉल्यूशन में आपको लगे कि आपका कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो आप वहीं छोड़ दो क्वेश्चंस को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ना नीचे से उठा लेते हैं। मान लो इसका ये वाला पार्ट उठा लेते हैं, सी पार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसको ना साइड में कर देता हूँ। सी पार्ट है a प्लस ए बी प्लस ए बी बार c, ये है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से, तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ बच्चों, मैं a कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस ए बी बार c हो जाएगा। अब 1 प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी बुलियन टर्म में जब 1 ऐड होता है तो 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बार c, a प्लस बी बार c। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको अगर मैं x मान लूँ तो ये भी बच्चे x हो जाएगा, और ये पूरा अगर मैं y मान लूँ तो x प्लस एक्स वाई, मतलब इसे मैं a प्लस ए बी की फॉर्म में भी जनरेट कर सकता हूँ। अब ऐसा कोई लॉ था दैट इज a प्लस ए बी किसके इक्वल होता है, a प्लस ए बी किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। ये लॉ था कौन सा, शायद एब्जॉर्प्शन लॉ था, शायद एब्जॉर्प्शन लॉ था, या फिर शायद ये हाँ एब्जॉर्प्शन या डिस्ट्रीब्यूटिव में से कोई लॉ था, बट था। तो आप ये लॉ पढ़ सकते हो अपने उसमें, बट इसके इक्वल होता है। तो मतलब सीधी सी बात है, मेरा भी आंसर इसका, अगर मैं सबको इरेज कर दूं तो मेरा आंसर इसका सिंपल ए आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, ए। एक छोटा सा क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। तो होप ये क्वेश्चन क्लियर बच्चों। अब ये जो शीट है ना, इसमें तो क्वेश्चंस का लेवल देखो बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा ना कॉलेज लेवल की शीट है, मैंने प्रैक्टिस करने के लिए निकाल लिया था आप लोगों के लिए। बट आप लोगों के स्कूल के बच्चे के उसमें इतना डिफिकल्ट अलजेब्रा नहीं आएगा, सिंपल अलजेब्रा आएगा जिसमें आप इजीली सॉल्व कर लोगे, उसमें कॉमन वॉमन लेके। बट स्टिल मैं आपने कम्युनिटी पोस्ट पे ये क्वेश्चंस तो मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहाँ से इस क्वेश्चन का, बट मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे 11th क्लास के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं एक कम्युनिटी पोस्ट पे एक फ़ोटो डाल दूंगा, वहाँ से क्वेश्चंस ट्रैक करके फिर अपने आंसर्स प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो होप सभी को आज बुलियन लॉज का कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक, हमने कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे दे दूंगा, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो। ठीक, जैसे 6th क्वेश्चन देखो, ये भी आपके स्कूल लेवल का ही है, अच्छा क्वेश्चन है और कर भी सकते हो आप चाहो तो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। Thank you. Have a nice day everyone.